हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीके दुबे, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, पीजीटी हिस्ट्री, आगरा संभाग, आपके समक्ष यात्रियों के नज़रिए से थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स नामक पाठ के वीडियो लेसन लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 4 पार्ट हैं, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 बच्चों, यह जो वीडियो श्रृंखला है उस श्रृंखला का यह चौथा और अंतिम वीडियो है जो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर पर है। बच्चों, इसके साथ ही यह जो यात्रियों के नज़रिए से पाठ है वह पूरा हो जाएगा। आइए हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानें। बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 25 सितंबर 1620 को फ्रांस के अंजाउ जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1688 को फ्रांस के पेरिस में हुई। बच्चों, इनकी जो प्रमुख कृति है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बच्चों यह फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में है, जिसको इन्होंने जो वहाँ के फ्रांस के शासक थे लुई 14वां को समर्पित किया है और भारत में 1656 से लेकर के 1668 के बीच यह रहे। इस दौरान इन्होंने 2 भारतीय शासकों को देखा, 2 मुगल शासकों को देखा, शाहजहां को और फिर औरंगजेब को। शाहजहां अपनी अंतिम अवस्था में थे, जिसके कारण उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई। उस लड़ाई का इन्होंने अपने आंखों से ही देखा और उन्होंने शाहजहां के समय उसके ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया और उसके पश्चात औरंगजेब के दरबार में वह चिकित्सक रहे। इस दौरान आर्मेनियाई जो अमीर था दानिशमंद खान, उसने इनको संरक्षण दिया। इन्होंने अपनी जो रचना है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसमें अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन से उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस ग्रंथ में इन्होंने सती प्रथा, भूमि स्वामित्व, विभिन्न प्रकार के नगरों, राजकीय कारखाने, मुगल शिल्पकारी आदि के विषय में विशद वर्णन किया है। यह एक चिकित्सक के साथ साथ राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी इस रचना से यूरोप के बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया और बहुत सारे दार्शनिकों ने इनकी इसी रचना के आधार पर भारत के विषय में अपने विचार बनाए, जिसका कि हम आगे पाठ में अभी वर्णन करेंगे। फ्रांसवा बर्नियर, बच्चों देखिए उनकी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 to 1668। बच्चों, यह सवाल बार बार पूछा जाता है, बर्नियर और राजकीय भूस्वामित्व का प्रश्न। बच्चों, बर्नियर ने भारत और यूरोप के बीच में जो मूल भिन्नताएं थी, उनमें से एक प्रमुख निजी संपत्ति, जो निजी भूस्वामित्व था, उसका अभाव बताया। बर्नियर स्वयं निजी स्वामित्व के गुणों को बहुत मानता था। वह चाहता था कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, जबकि वह भारत में ऐसा नहीं पाता। वह कहता है कि भारत में जो भूमि है वह राजकीय स्वामित्व में है। बर्नियर को लगता था कि मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए एक अनर्थकारी परिणाम सिद्ध हुआ। बच्चों, इसी कारण से वह कहता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने, उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। उनको लगता था कि जब ये हमारी भूमि नहीं है तो हम उसमें क्यों निवेश करें। तो वो कहता है कि निजी भूस्वामित्व के अभाव में बेहतर भूधारकों के वर्ग को उदय को रोका, जैसा कि फ्रांस में, जिसके कारण कृषि के विकास में किसी ने ध्यान नहीं दिया और कृषि का विनाश हुआ।
बच्चों, वह आगे कहता है कि राजकीय भूस्वामित्व के चलते ही किसानों का उत्पीड़न हुआ और समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर में गिरावट दर्ज हुई, उनका पतन हुआ। आगे वह कहता है कि भारत में मध्यम वर्ग है ही नहीं। वह कहता है कि भारत में जो सबसे गरीब है और जो सबसे अमीर है, इनके बीच में कोई सामाजिक समूह नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, और उसका कारण है राजकीय भूस्वामित्व। बच्चों, वह कहता है कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण ही मुगल सम्राट भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। बच्चों, अगर हम उसके भूस्वामित्व के प्रश्न पर विचार करें तो उसकी मूल भिन्नताओं को हम स्पष्ट कर सकते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, क्या आप भूस्वामित्व के ऊपर बर्नियर के विचारों से सहमत हैं? तो आपको बताना है कि जो बर्नियर के विचार हैं वह कैसे थे और उसका आपको खंडन करना है। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच जो मूल भिन्नताओं में से एक था भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव। दूसरा, बर्नियर को लगता था कि मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। फिर राजकीय भूस्वामित्व के चलते किसानों का उत्पीड़न होता था, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में गिरावट थी और भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वह उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए निवेश करने के प्रति उदासीन थे। बच्चों, फिर आपको बताना है कि निजी भूस्वामित्व के अभाव से बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोक लगी और किसी ने भी कृषि के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। इस कारण से कृषि का विनाश हुआ। फिर बच्चों, आपको बताना है कि किस प्रकार से वह राजकीय भूस्वामित्व के कारण मुगल सम्राट को भिखारी और क्रूर लोगों का राजा कहता है। फिर बच्चों, आपको बताना है कि बर्नियर के अनुसार भारत में सबसे गरीब तथा सबसे अमीर व्यक्ति के बीच कोई मध्यम वर्ग की स्थिति नहीं थी, मध्यम वर्ग के लोग नहीं थे। फिर आपको बताना बच्चों कि वह भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली अल्पसंख्यक शासक वर्ग के द्वारा अधीन बनाया गया था, जबरदस्ती उस पर शासक कर रहे थे। फिर आपको बताना है कि बर्नियर के दावों के विपरीत एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है, नहीं बताता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। तो जो पूरी उसकी थ्योरी है, जो पूरी फिलॉसफी है, जो कहता है कि मुगल राजा ही पूरी भूमि का स्वामी है, वह किसी भी दस्तावेज से सही साबित नहीं होता। साथ ही अगर हम देखें, जो अबुल फजल है, जिसने अकबर के शासन के दौरान उसका ऐतिहासिक वर्णन किया है, उसमें अकबरनामा में वह बताता है कि जो भूमि राज्यों से इकट्ठा किया जा रहा है वो राजत्व का पारिश्रमिक है और यह प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग है, न कि उसकी स्वामित्व वाली भूमि पर लगान है। बच्चों, स्वयं वर्नियर भी अपने यात्रा वृतांत में कहता है कि भारत का जो भूभाग है उसका अधिकांश भाग बहुत ही उपजाऊ है। वह कहता है, बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन के अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे था। और वह बताता है कि भारत के कई ऐसे भाग भी थे जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है। तो एक साथ वो कह रहा है कि वह दलदल युक्त है, झाड़ियों से लदी हुई है, और दूसरी तरफ वह तारीफ कर रहा है कि वहाँ पर इस प्रकार का उपजाऊपन है। तो एक साथ वो दोनों बातों को करता है। तो ऐसा लगता है कि बर्नियर अपने उस निजी विचार से प्रेरित था कि निजी स्वामित्व के गुणों में उसका विश्वास था, और यूरोपीय यात्री ऐसा मानते थे
कि चूंकि भूमि राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा होती थी, तो उनको लगता था कि यह जो भूमि है वह राजा की थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। तो संभवतः ऐसा वह इसलिए भी कर रहा था कि वह यूरोपीय शासकों को चेतावनी दे रहा था कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिनसे वहाँ की जनता को कष्ट हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वह भारत को गलत दिखा करके वह वहाँ के राजाओं को, वहाँ के शासकों को चेतावनी दे रहा था। इसीलिए वह भूमि स्वामित्व के प्रश्न में वो गड़बड़ करता है। बर्नियर के शिविर नगर से क्या अभिप्राय है? यहाँ भी बर्नियर गड़बड़ी कर देता है। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका मानना था कि राजकीय दरबार के आगमन के समय अस्तित्व में ये नगर आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से इनका पतन हो जाता था। इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूमि स्वामित्व के प्रश्न की तरह बर्नियर भी यह एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। यहाँ भी विरोधाभास देखने को मिलता है। बर्नियर का वर्णन सच्चाई से विपरीत था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो उस समय के पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। तो पूरे यूरोप की जो नगरीय जनसंख्या थी उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ नगरों में रहते थे, और यहाँ पर बर्नियर कह रहा है कि यह शिविर नगर थे। बच्चों, मुगल काल में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान। बर्नियर स्वयं इनको बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वह कहता है कि यह शिविर नगर थे। साथ ही समकालीन लेखक यहाँ के समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों का वर्णन करते हैं, जैसे शहरी समूहों में चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि को बताते हैं। साथ ही उस समय के जो व्यापारी हैं वो अपने आप को मजबूत सामुदायिक संबंधों से जोड़ करके अपने आप को रखते थे और संगठित रहते थे। ऐसे ही जो समूह पश्चिम भारत में थे उनको महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। और अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का एक सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। फिर भी बर्नियर हमारे शहरों को शिविर नगर की संज्ञा देता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो वर्णन है वह कहीं पूर्वाग्रह से प्रेरित है। सती प्रथा के विषय में बर्नियर ने क्या लिखा है? बच्चों, सती प्रथा के विषय में आप जानते होंगे कि यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। जब किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को भी उसकी पति के चिता के साथ ही उसको जला दिया जाता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। बच्चों, स्वयं फ्रांसवा बर्नियर ने इसको देखा और उसने लाहौर में एक छोटी बच्ची थी उसको सती हुए अपनी आंखों से देखा। उसका वर्णन उसने मार्मिक वर्णन दिया हुआ है, आपकी पुस्तक में स्रोत के रूप में उसको दिया है कि विधवा को अक्सर सती होने के लिए विवश किया जाता था, परंतु कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जहां पर महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा देती थी, लेकिन अधिकांश केसों में अधिकांशतः उनको मरने के लिए बाध्य किया जाता था। बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती थी और अक्सर उनके हाथ पैर पति की चिता से बांध दिए जाते थे ताकि वह भाग न सकें। साथ ही वह बताता है कि इस प्रक्रिया को करने में जो ब्राह्मण थे और घर की बड़ी महिलाएं, उनकी बड़ी भूमिका होती थी, वही अक्सर इस कार्य को अंजाम देती थी। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन करता है भारतीय समाज का और उसको लगता है कि यह रुकना चाहिए और यह वर्णन उसका सही प्रतीत होता है। बच्चे, सती होने वाली स्त्री की चीखें भी किसी का दिल नहीं पिघला पाती थी।
जैसा उसके वर्णन से स्पष्ट है। प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत और उसका खंडन। बच्चों, एक और विचार है जो बर्नियर ने प्रस्तुत किया और इसको यूरोपीय दार्शनिकों ने अपनाया, वह था निरंकुशवाद का सिद्धांत। बच्चों, बर्नियर ने जो अपने विवरण दिए, जो उसने किताब लिखी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसके आधार पर पश्चिमी विचारक बहुत प्रभावित हुए और उसमें से प्रभावित होने वालों में प्रमुख थे दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया, जिसके अनुसार एशिया में जो शासक हैं वह अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते हैं और उसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखते हैं। इस तर्क का आधार बर्नियर का वह विवरण था जिसमें वह कहता है कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था और मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, यानी भूमि पर राज की स्वामित्व, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। बच्चों, वह आगे बताते हैं कि एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली अल्पसंख्यक शासक वर्ग के द्वारा भारतीयों को अधीन बनाया गया था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। जो प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत है वह यही कहता है। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू के बाद कार्ल मार्क्स ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। उसने तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले जो अधिशेष का अधिग्रहण था वो राज्य द्वारा होता था, यानी जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको राज्य हड़प लेता था। इससे समाज में ऐसे वर्ग का उदय हुआ, ऐसे लोगों का उदय जिसको कहें कि वह समतावादी ग्रामीण समुदाय था और इस ग्रामीण समुदाय पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति होती रहती थी तब तक वह बनी रहती थी और जैसे ही यह अधिशेष उन तक पहुंचना बंद हो जाता था तो उनको नष्ट कर दिया जाता था। तो इस प्रणाली को एक निष्क्रिय प्रणाली कहा जाता है जिसमें राज्य का कोई योगदान नहीं होता था और वह पूरे के पूरे लाभ उठाता था। बच्चों, बर्नियर, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के दावों के विपरीत एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह नहीं बताता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। बच्चों, जो सरकारी इतिहासकार है अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा, वो राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले प्राप्त करता था, न कि इसलिए कि वह भूमि उसकी थी। ऐसा लगता है कि यूरोपीय यात्रियों को लगता था कि यह जो भूमि राजस्व है यह राजा द्वारा लिया जा रहा है, जबरदस्ती लिया जा रहा है, लेकिन असल में न तो यह लगान था और न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था जिसको राजा जनता से प्राप्त करता था, बदले में उनको सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करता था। बच्चों, जहां पर यह वर्णन किया गया कि सारा का सारा धन राजा द्वारा हड़प किया जा रहा है और वह कृषि के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चों उस समय कृषि में उपज और साथ में उसकी विविधता बहुत अधिक थी। तरह तरह की फसलें उगाई जा रही थी, उपज बहुत ज़्यादा होती थी और राजाओं द्वारा कृषि के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे और विषम परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदा के समय प्रजा के हित में लगान माफ कर दिया जाता था, इसके भी प्रमाण है। तो इनका वर्णन जो कि राजा निरंकुश होते थे, उन पर कोई लगाम नहीं होती थी, कोई नियंत्रण नहीं होता था, वह गलत प्रतीत होता है। बच्चों, साथ में यह उनका जो चित्रण है कि एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, बीच में कोई मध्यम वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद देखने को मिलता है। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक भी थे। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान भी था जो किराए के श्रम का उपभोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था, और ऐसे छोटे किसान भी थे जो बड़ी मुश्किल से अपना निर्वहन कर पाते थे।
तो इस तरह से समाज में तरह तरह की श्रेणियां मौजूद थी। तो इनको अगर हम रखें, जो उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था, तो बीच के वर्ग कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से कि जो मुगल शासन था वह निरंकुशवादी था, यह गलत साबित होता है। बर्नियर किस प्रकार राजकीय कारखाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन करता है। बच्चों, बर्नियर एकलौता मुगल यात्री है जो राजकीय कारखाने की व्याख्या करता है। वह बताता है कि राजकीय जो कारखाना, उसमें बड़े बड़े कक्ष थे जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहा जाता था। वह कहता था कि अलग अलग कक्षों में अलग अलग शिल्पियों द्वारा उत्पादन होता था। जैसे कसीदाकार अलग कक्ष में रहते थे, सुनार अलग में, चित्रकार अलग में, प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, बढ़ई, खरादी, दर्जी, जूते बनाने वाले, रेशम जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले आदि। लेकिन साथ में वह यह भी कहता है कि जो शिल्पकार है रोज कारखाने में सुबह आते थे, पूरे दिन भर काम करते, शाम को अपने घर चले जाते थे। यहीं पर वह कहता है कि जो शिल्पकार थे वह अपनी आवश्यकता या किसी अन्य कारण से अपने आप को इन कार्यों में संलग्न करते थे, जैसे गलीचों का काम करना, जरी का काम करना, कसीदाकारी करना, सोने और चांदी के वस्त्रों का निर्माण करना, जो भी देश में प्रयोग किया जाए या विदेशों में निर्यात किया जाए। तो वह कार्य करता था, लेकिन उसके उत्थान के लिए, इस कारीगर के विकास के लिए कोई भी चिंतित नहीं था और वह अपनी इसी अवस्था में पड़ा रहता था। उनको नियमित ढंग से कार्य करना पड़ता था और उनकी जीवन की स्थितियों में कोई सुधार नहीं था। उनको वही कार्य बार बार करना था, उसके बाद उनके बच्चों को करना पड़ता था। इसलिए वह इसको बहुत बुरा मानता था। कहता था कि हर तरफ जो है दिख रहा है कि बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उन्नति नहीं हो रही। बर्नियर कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण तो राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर तरफ पतनोन्मुख था, हर तरफ गिरावट दिख रही थी। जबकि बच्चों, यह पूरा गलत है, सरासर गलत है। अगर हम देखें, पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। अगर उत्पादन में गिरावट थी तो सोना और चांदी यहाँ क्यों आता? क्यों हमारे यहाँ पर ये यूरोपीय यात्री आते और यहाँ से ले जाते? क्यों यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ सामान खरीदने के लिए आती? इसका मतलब है कि यहाँ उत्पादन निरंतर दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा था और साथ में वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है, जो लंबी दूरी के व्यापार से संलग्न था। तो यह एक साथ दोनों बातें करता है। बर्नियर बताता है कि उस समय व्यापारी मजबूत सामुदायिक संबंधों से जुड़े थे और वह ऐसे समूहों की चर्चा करता है जिनको पश्चिमी भारत में महाजन कहा जाता है। उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था और अहमदाबाद शहरी जैसे केंद्रों में वह बताता है कि महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया को नगर सेठ कहा जाता था। तो जब इतना विशद वर्णन कर रहा है, वो इतना मजबूत आधार वह प्रस्तुत कर रहा है कि वह कितना संगठित थे व्यापारी वर्ग और उत्पादन करने वाले, तो कैसे उसमें उत्पादन पतनोन्मुख था, कैसे उसमें गिरावट हो रही थी, कैसे राज्य ही सिर्फ मुनाफे का अधिग्रहण कर रहा था, यह बात वह सही से सिद्ध नहीं कर पाता। परंतु बच्चों, इसके विचार से जो पश्चिमी विचारक थे बहुत ही प्रभावित थे। किसान और दस्तकारी, देखिए एक तरफ किसान है और देखिए एक रेशम का कार्य है और एक इधर देखिए सोने का चम्मच, और इसमें देखिए कैसे नग जड़े हुए हैं, कितना महीन कार्य है। और बर्नियर बताता है कि यहाँ पर कोई भी अनोखापन नहीं है। फ्रांसवा बर्नियर के वृत्तांत उससे पहले यात्रियों के वृत्तांतों से कैसे भिन्न थे। बच्चे, बर्नियर के पूर्व जो भी यात्री आए हैं उन्होंने भारत को वैभवशाली अवसरों और अनूठेपन से परिपूर्ण व्यक्त किया है। वहीं उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी यूरोप से तुलना करता है, खास करके फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना करता है और भिन्नता को उजागर करता है। और विशेष रूप से वे स्थितियाँ
जिसको उसने अवसादकारी पाया। उसके वृतांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह इस तुलना में यूरोप को भारत से श्रेष्ठ कहता है। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया, यानी यूरोप का विपरीत। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिम दुनिया की निम्न कोटि का प्रतीत हो, यानी यूरोप की तुलना में भारत निचले दर्जे का है, जैसे राजकीय भूमि का स्वामित्व का प्रश्न, कृषि की खराब दशा, शिल्पकारों की दशा, गरीबी, मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, शिविर नगर, बुरी सामाजिक प्रथाएं जैसे सती प्रथा, कम उम्र में विवाह, निरंकुशवादी शासन। इसमें हर जगह वह दिखाता है कि यूरोप बेहतर है और भारत काफ़ी नीचे है। तो कहीं ना कहीं यह यूरोप के प्रतिलोम के रूप में भारत को प्रस्तुत करता है और दिखाता है यूरोप श्रेष्ठ है, बेहतर है और भारत निम्नतर है। और इसीलिए वह मुगल सम्राट को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहता है, जिसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। बच्चों, अगर हम देखें तो बर्नियर के दावों के विपरीत एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। दूसरा, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है और राजा उसको प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राप्त करता है, जिससे वो उनका कल्याण कर सके, कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग कर सके। बच्चों, जो उसने समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है वह सच्चाई से बहुत ही दूर था। कृषि में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता था, उसमें तरह तरह की विविधताएं थी और भारत के शिल्पी तरह तरह के उत्पादन करने में दक्ष थे। साथ ही व्यापार और वाणिज्य अपने विकास के चरम पर थे। स्वयं बर्नियर के अनुसार दुनिया भर का सोना और चांदी भारत में आकर खो जाता है। तो बर्नियर का जो वृतांत है उसे आने वाले जो और भी यात्री थे उससे पूरी तरह से उल्टा प्रतीत होता है और कहीं न कहीं ये लगता है कि वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। यह जो भी लिख रहा था यह फ्रांस के शासकों के लिए लिख रहा था कि वह अपने वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था न लागू करें जैसा कि वह अपनी किताब में लिख रहा है। तो वह फ्रांस के नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहा था कि वह ऐसे निर्णय ले जिन्हें बर्नियर सही मानता था। बच्चों, उम्मीद है कि यह वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। अपने विचारों को ज़रूर प्रेषित करें और सुझाव को ज़रूर भेजें, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।